नमस्कार स्टूडेंट्स। हमारा जो टॉपिक नई शिक्षा नीति 1986 के द्वारा जो महत्वपूर्ण कदम उठाए गए थे उनके बारे में चल रहा था। इससे पहले हमने जो सभी महत्वपूर्ण कदमों के बारे में, पॉइंटों के बारे में जाना था, और उसका एक महत्वपूर्ण जो कदम था, जो 10+2+3 शिक्षा संरचना जो योजना लागू की गई थी उसके बारे में हमने कल विस्तार से जाना था। इसके गुणों के बारे में जाना था और इस योजना को लागू करने के बाद हमें काफ़ी नुकसान भी हुआ था, उन अवगुणों के बारे में भी हमने जाना था। तथा इस योजना के बाद हम निष्कर्ष के रूप में कह सकते थे कि अगर इस योजना को हम बजाय व्यावहारिक के व्यावसायिक शिक्षा पर जोर दिया जाता तो ज़्यादा अच्छा रहता। इसका एक महत्वपूर्ण एक और कदम था जो नवोदय विद्यालय के रूप में सामने आया, जिसका मुख्य उद्देश्य था जो ग्रामीण परिवेश में रहने वाले जो विद्यार्थी हैं उन विद्यार्थियों को बेहतर एवं निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराए जाने के क्रम में भारत सरकार के द्वारा ऐसे विद्यालयों की स्थापना की गई जो किसी भी राष्ट्र को अगर हम देखें तो उसका जो उत्तम निवेश होता है या फिर किसी को उत्तम बनाया जाता है देश को, तो वो शिक्षा के माध्यम से बनाया जाता है। और यही निवेश प्रतिभावान बच्चों के लिए उत्तम शिक्षा प्राप्त करने के लिए, शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए किया जाए तो और अधिक लाभदायक रहेगा। हमारे देश में प्राय धनी वर्ग के लोग तो अपने बच्चों के साथ अधिक साध्य एवं पब्लिक स्कूल तथा कैपिटल जो बड़ी फीस होती हैं वाले कॉलेजों में प्रवेश दिलाकर उन्हें उत्तम शिक्षा प्राप्त करने की तो व्यवस्था कर देते हैं, लेकिन बहुत सारे परिवार ऐसे होते हैं जिनके पास आर्थिक स्थिति उनकी कमज़ोर होती है और वे उत्तम शिक्षा प्राप्त करने के लिए जो महंगे स्कूल होते हैं या फिर सिटी में जाने के लिए उनके पर्याप्त साधन नहीं हो पाते। तो इसी को ध्यान में रखकर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में ऐसे श्रेष्ठ बालकों को उच्च कोटि की शिक्षा व्यवस्था हेतु नवोदय विद्यालय खोले गए हैं। इस तथ्य की ओर सबसे पहले हमारे युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी का ध्यान गया तथा उन्होंने शिक्षाविदों के सम्मुख इस तथ्य को रखकर इस समस्या के समाधान हेतु सुझाव मांगे। इस समस्या के समाधान हेतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में गति निर्धारक स्कूलों की स्थापना की घोषणा की गई तथा उन्हें नवोदय विद्यालय के नाम से जाना गया तथा इन विद्यालयों में नवाचारों को समाहित किया गया। अब देखिए इन जो विद्यालय हैं मुख्य रूप से ये कैसे कार्य करते हैं, इनकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो क्या क्या विशेषताएं। सबसे पहली विशेषता तो यह है कि इसमें सभी के लिए शैक्षिक स्तरों पर समानता लागू की जाती है तथा धनी वर्ग के बच्चों को अच्छी शिक्षा आसानी से तो उपलब्ध हो जाती है, परंतु निर्धन बच्चों को आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाती, उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो इन विद्यालयों में ग्रामीण क्षेत्रों के 75% बालकों के लिए स्थान सुरक्षित रखे जाते हैं तथा अनुसूचित जाति SC के लिए 15% तथा ST के लिए 7.5% स्थान सुरक्षित रखे जाते हैं। अब इन विद्यालयों में कक्षा 6 से 12 तक के बालकों को शिक्षा प्रदान की जाती है तथा कक्षा 8 से अथवा 9 से 12 तक की सामाजिक शिक्षा का माध्यम हिंदी तथा विज्ञान शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी में रहता है।
अर्थात इस प्रकार के बच्चों को दोनों प्रकार से शिक्षा दी जाती है। उनमें क्या है कि जो SST के जो बालक होते हैं, सामाजिक अध्ययन के जो बालक होते हैं, उनको हिंदी में शिक्षा दी जाती है तथा साइंस के बच्चों को इंग्लिश में शिक्षा दी जाती है। और ये जो विद्यालय होते हैं वो कौन से होते हैं? आवासीय। आवासीय विद्यालय होते हैं तथा इसमें सहशिक्षा के पर भी जोर दिया जाता है। अब इसमें देखिए, ये विद्यालय केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद से संबंध होते हैं। अर्थात ये किससे संबंधित होते हैं? ये जो विद्यालय हैं वो CBSE से संबंधित होते हैं। अब इसमें देखिए, इसमें जो प्रवेश की जो आयु होती है वो कक्षा 6वीं होती है। 6वीं क्लास में इसमें प्रवेश दिया जाता है तथा योग्य अभ्यर्थियों का चयन किया जाता है। योग्य छात्रों का चयन NCERT द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर ली जाने वाली परीक्षा से किया जाता है। इनके द्वारा बालकों को राष्ट्रीय एकता, धर्मनिरपेक्षता तथा अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव की प्रेरणा दी जाती है। तो इस प्रकार अनेक प्रकार के जो उद्देश्य हैं, उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए नवोदय विद्यालयों की स्थापना की गई है। जो इसके जो उद्देश्य हैं वो उद्देश्य कौन कौन से हैं? उद्देश्य, अब उद्देश्य देखिए, जैसा सबसे पहला तो इसमें उद्देश्य है कि प्रतिभावान बच्चों को अच्छी व निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराना। जो हमारे जो प्रतिभावान बच्चे हैं उनको अच्छी व निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराना। अगला है समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता की प्राप्ति करना तथा राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय एकता का विकास करना। देश की अमूल्य प्रतिभा का विकास करके राष्ट्र विकास में सहायता प्रदान करना। देश अन्य विद्यालयों के लिए आदर्श उपस्थित करना। तो ये एक मॉडल विद्यालय के रूप में इनका विकास किया गया है कि जिससे अन्य विद्यालय भी इससे सीख सकें। ठीक है। अब इसके बाद आता है विद्यालय संकुल। ये क्या है विद्यालय संकुल? देखिए, ये एक राष्ट्रव्यापी योजना है जो विद्यालयों के गुणात्मक विकास के लिए संचालित की गई है। यह विभिन्न क्षेत्रों में विद्यालयों के पारस्परिक सहयोग के कार्यक्रम पर आधारित है। इसकी प्रारंभिक रूपरेखा कोठारी आयोग ने निर्धारित की थी, परंतु इसे कार्य व व्यवहार रूप में परिणत करने का संपूर्ण श्रेय नई शिक्षा नीति 1986 को जाता है। अब देखिए, इसमें विद्यालय संकुल एक ऐसी कार्य योजना है जिसमें किसी क्षेत्र विशेष के माध्यमिक विद्यालय अर्थात शीर्ष विद्यालय या उससे नीचे विद्यालय आपस में संगठित होकर एक समूह का निर्माण करते हैं। देखिए, एक विद्यालय के माध्यम से सभी प्रकार के जो उसके सहयोगी विद्यालय हैं, उन विद्यालयों का एक समूह बनाया जाता है। ये समस्त विद्यालयों का आयोजन करने के पारस्परिक सहयोग भावना के साथ साथ अपनी अपनी समस्याओं को प्रकट करते हैं। और ये क्या करते हैं? अपनी अपनी सभी समस्याओं को प्रकट करते हैं एक मंच पर इकट्ठा होकर और उनका समाधान खोजने का प्रयास करते हैं जो शीर्ष संख्या की होती है। वह संस्थाओं में एकता व समन्वय स्थापित करते हुए उनके चतुर्मुखी विकास हेतु शैक्षिक निर्देशन प्राप्त कर उन्हें समस्त समस्याओं से दूर किया जाता है। अब देखिए, इनमें सभी अपनी समस्याओं से संबंधित विचार प्रस्तुत करते हैं और उन समस्याओं से संबंधित उनका समाधान भी सुझाया जाता है। अब इसको शिक्षा संकुल का उद्देश्य क्या है? इसको स्थापित करने का उद्देश्य क्या है? देखो, सबसे पहला उद्देश्य तो ये है कि विद्यालय के
मध्य स्तर को लेकर आपसी जो भेदभाव होता है, जो टकराव की स्थिति होती है, उसे दूर करना। दूसरा, विद्यालयों की जो गुणवत्ता है उनमें सुधार लाना, क्योंकि उसमें कोई भी समस्या आ रही है तो उस समस्या का समाधान आपस में एक दूसरे की मदद के द्वारा किया जा सकता है। उनकी समस्त समस्याओं को एक दूसरे का सहयोग प्राप्त करके उनको दूर करना। अब देखिए इसकी कार्यप्रणाली। शिक्षा संकुल की कार्यप्रणाली, इसमें क्या है कि विद्यालय संकुल की स्थापना जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा बेसिक शिक्षा अधिकारी व उप विद्यालय निरीक्षक के प्राप्त निर्देशों के आधार पर की जाती है। इसके लिए किसी शीर्ष संख्या का सर्वप्रथम चयन किया जाता है। इसके बाद उसके आसपास के लगभग 8 किमी क्षेत्र के 5 विद्यालयों का चयन समूह के सदस्य के रूप में किया जाता है। अब देखिए 8 किलोमीटर के अंदर 5 विद्यालयों का चयन किया जाता है तथा इनकी बैठक माह में कम से कम एक बार होना आवश्यक है। बैठक कितनी बार होती है इनकी? महीने में एक बार, जिसकी अध्यक्षता शीर्ष विद्यालय के प्रधानाचार्य के द्वारा की जाती है। इस प्रकार की बैठकें क्रमिक रूप से प्रत्येक विद्यालय समस्त विद्यालय में आयोजित की जाती है। सदस्य प्रत्येक विद्यालय अपने यहाँ की सभी शैक्षिक परिस्थितियों, उपलब्धियों, समस्याओं का विवरण प्रस्तुत करते हैं व उनके सुधार के लिए विचार विमर्श भी करते हैं तथा उनकी बैठकों के अंत में समस्त कार्रवाई व निष्कर्ष का प्रतिवेदन जिला विद्यालय निरीक्षक के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। तो इस प्रकार इनका गठन किया जाता है। अब इसके बाद विद्यालय संकुल का इसका जो हमारा लाभ है वो किस प्रकार से होता है, अर्थात हमने विद्यालय संकुल की तो स्थापना कर ली। अब इसके जो संकुल का हमें लाभ है वो हमें लाभ किस प्रकार से महत्वपूर्ण है, तो हम इसका विद्यालय संकुल के लाभ, इसका सबसे पहला लाभ तो यह है कि विद्यालय संकुल अपने सदस्य विद्यालयों को उनके बहुमुखी विकास हेतु पर्याप्त अधिकार प्रदान करता है। इसके बाद सेकंड जो लाभ है, इनके द्वारा विद्यालय अपने परिसर, भवन, शिक्षण कक्ष, शिक्षण विधियों तथा शैक्षिक तकनीकों की प्रयोग के द्वारा उसमें सुधार कर सकते हैं। इसके द्वारा पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं व हॉस्टल आदि का समुचित विकास किया जा सकता है। अतः आपस में जो सहयोग करने के बाद हम इसमें भवन शिक्षण या शिक्षण विधियों का भी विकास कर सकते हैं। अब इसके बाद पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं, हॉस्टल आदि का इनमें ये बता दिया मैंने अभी आपको। सभी विद्यालयों के मध्य आपसी प्रतिस्पर्धा को समाप्त कर उनके लिए समानता पर आधारित मार्ग प्रशस्त किया जा सकता है। अब इसके बाद पाठ्यक्रम की जटिलताओं, कठिनाइयों को भी दूर किया जा सकता है। जब आपसी सहयोग होगा तो हमें कोई भी पाठ्यक्रम से संबंधित जटिलता आ रही है, कठिनाई आ रही है, को हम आपसी सहयोग से उसे दूर कर सकते हैं। इसके बाद शिक्षकों में सहयोग, प्रेम तथा आत्मविश्वास भी उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार से हमें विद्यालय संकुल के द्वारा हम अनेक प्रकार हमें लाभ प्राप्त होते हैं। तो आज हमने जो अध्ययन किया है वो नवोदय विद्यालय से संबंधित अध्ययन किया है और इसका विद्यालय संकुल का। तो आज का हमारा लेसन इतना ही। इसे आप दोबारा से रिवाइज करिएगा, पढ़िएगा और कोई भी कमी हो, समझ में ना आए हो तो उसे कमेंट के द्वारा बताइए। धन्यवाद।